हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पर हम लोग बात करेंगे कि यहां से इस बार 2022 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है यहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। और बहुत हर सेट में 2-3 क्वेश्चन यहां से आते रहे और 2-3 नंबर एक तो मान के चलिए फिक्स है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो 2 नंबर किसी भी रेलवे के एग्जाम में आप जाएंगे, 2 नंबर आप तो फिक्स है, पड़ेगा, आपको मिलेगा जरूर है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि बेसिक से हम लोग सीखते हैं कि क्या किसको क्या कहते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध पर हम विचार करेंगे, तो प्रतिरोध के बारे में चलते हैं, टाइम व्यतीत नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। आइए क्या है देखते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, पहले तो हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध या उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक, इतना तो आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम कहें कि इसको तार में या कहीं ऐसे बुक में सवाल दिया है तो इसको कैसे देखते हैं या कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप देख रहे हैं इसका संरचना, ठीक है। इस तरीके से पहले हम बात करेंगे। तो प्रतिरोध होता क्या है, तो वास्तव में जो प्रतिरोध होता है किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है उसका विरोध करता है या उसी तार में उत्पन्न होता है, विरोध करता है करंट का, वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध। यानी वाक्य लिखे हैं क्या, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जो हम लाइन बोले हैं एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी एक तार है, मान के चलिए एक तार है तो एक आर है, क्या है, एक तार है तो एक आर है, यानी तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो वहां पर उत्पन्न होने वाला क्या होगा, यानी प्रतिरोध। किसका, धारा का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध, ठीक। जितने ज्यादा धारा बहेगी उतने ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, प्रतिरोध करने के, विरोध करने के लिए प्रतिरोध उत्पन्न होता है, यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। कभी आप देखे होंगे कुछ टीवी वगैरह या ट्रांजिस्टर वगैरह होता है तो उसमें टूटा होता है तो उसके प्लेट पर छोटे छोटे गुंडी जैसा बनाया रहता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो कम धारा को रोकने के लिए कम प्रतिरोध वाला लगाते हैं, ज्यादा को रोकने के लिए ज्यादा प्रतिरोध बड़ा लगाते हैं, ऐसे ही सिस्टम में लगे होते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको परिपथ में कैसे प्रदर्शित करते हैं, परिपथ में जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां आर लिखा हुआ है, क्या है, आर लिखा हुआ है, यानी ए और बी, ए और बी, उनके बीच ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से जब दिखाया गया है तो वहां पर क्या है, प्रतिरोध लगाया गया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किस क्रम में लगाया जाता है या 2 तरीके से जोड़ा जाता है। इसको हम प्रतिरोध को 2 तरीके से जोड़ते हैं, तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये प्रतिरोध है, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध। इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, ई भी तो प्रतिरोध ही है, लेकिन ई कैसा प्रतिरोध है, यहां पर ए और बी के बीच में यहां पर देखें हम लोग क्या मिला हमको, प्रतिरोध। यहां पर भी क्या है, प्रतिरोध, लेकिन वह वास्तव में है क्या, ये भी तो प्रतिरोध ही है, ये वास्तव में है क्या, तो क्या बोलेंगे हम इसको, परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध बोलेंगे इसको, परिवर्तित प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। जैसे मान के चलिए एक क्या है, एक समझने के लिए क्या है कि प्रतिरोध इसको बोलेंगे और यहां पर तीर लगा दिया गया। आपको ध्यान देना है, जब एक नॉर्मल दिल बनाया जाता है, संरचना दिल का, तो वह मान के चलिए एकदम दिल है, सिंगल है, ठीक। अगर यही उसी में से तीर लगा दिया गया यानी बदल गया दिल, क्या हुआ, बदल गया दिल, यानी इस तरीके का दिल है, इस तरीके का, तो इसमें ये नॉर्मल है, सिंगल है, अगर इसी में तीर लगा दिए तो हम क्या हो गया, यानी दिल बदल गया, 2 टुकड़े में हो गया, यानी क्या हुआ, दिल बदला हुआ, परिवर्तित दिल है। यानी उसी तरीके से यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, सिंगल है, इस तरीके का है, जब इसमें तीर लगा दिया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, परिवर्तित प्रतिरोध बोला जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है ना। यहां पर इस तरीके से रहेगा, किसी सर्किट में इस तरीके से जुड़ा होगा तो वहां पर आप कहेंगे प्रतिरोध। अगर ऐसे दिखाया जाएगा यानी परिवर्तित प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। आगे हम बात करेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र यानी
प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होता है। प्रतिरोध को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। विभवांतर को किसे डिनोट करते हैं? भी से। जब हम ओम का नियम पढ़ेंगे तब वहां पर हम पढ़ पाएंगे कि भी क्या है और आर क्या है, आई है, इनमें रिलेशन कैसे बना। ठीक, ओम का नियम टॉपिक लेकर आएंगे तो उस पर हम बात करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, यानी आर बराबर भी बटे आई। भी बटे आई, या हम इसको यहां पर लिख सकते हैं क्या? यहां पर लिख सकते हैं भी इक्वल आई इंटू आर। ठीक, इस तरीके से, या हम इसी को यहां पर बोल देते हैं भी प्रोपोर्शनल आई, यहां पर ऐसे भी बोल दिए। ठीक, यहां पर हो गया। जब इस रेजिस्टेंस को हटाते हैं, यहां पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहां पर ई आर आ जाता है। ई आर क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तार में वैद्युत धारा के चैप्टर में ये क्या है? आर कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वह धारा का विरोध करता है। आगे हम बात करेंगे प्रतिरोध कैसी राशि है। तो प्रतिरोध कैसी राशि है? तो प्रतिरोध हमारा क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर है क्योंकि इसके अंदर क्या है? धारा, वैद्युत क्या है? प्रतिरोध तो क्या है? अदिश। लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि वैद्युत धारा कौन सी राशि है, उसके पास दिशा व परिमाण होते हुए भी क्या है? वह दिशा व परिमाण होते हुए भी वह क्या है? अदिश राशि, वैद्युत धारा। क्योंकि वह क्या है? वह त्रिभुज के नियम या चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करता है, या आप बोल सकते हैं वेक्टर का पालन नहीं करता है। जब वेक्टर मतलब सदिश का पालन नहीं करता है, उसको हम क्या कह देते हैं? अदिश राशि कह देते हैं। ठीक, आगे हम कहेंगे इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक हम लिख सकते हैं जैसे भी बटे आई था, तो भी का मात्रक यानी विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट, और आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, या हम इसी को बोलते हैं ओम। ओम का सिंबल क्या है? यहां पर इस तरीके से बनाया जाता है, यानी जैसे लिख दिया सवाल में आपको 5 ओम, तो 5 लिखेगा, ऐसे लिखेगा। ओम न लिख के ऐसा संरचना बना देगा, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि यह क्या दिया है? रेजिस्टेंस सवाल में दिया हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां पर यह हुआ। अन्य मात्रक इसके कैसे कैसे होते हैं? अन्य मात्रक मतलब आप माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉन, पिको, मिली, मेगा, ये तो जानते ही होंगे। जब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप आज जान लीजिएगा कि माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। जब भी किसी के साथ यह जुड़ेगा, जैसे माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में कितना सेकेंड? तो 10 के पावर -6 सेकेंड, ऐसे बोल देते हैं। वही चीजें यहां पर बोला गया है, 1 माइक्रो ओम में कितना ओम? तो 10 के पावर -6 ओम। यहां पर आगे 1 मिली ओम बराबर कितना? 10 के पावर -3 ओम, ऐसे बोल देंगे। ठीक, 10 के पावर -3 ओम। यहां पर 1 मेगा ओम बराबर क्या बोला जाएगा? तो 10 के पावर 6 ओम, क्योंकि मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 मेगा का मतलब होता है, इसलिए यहां पर लिख दिया गया 1 मेगा ओम बराबर 10 के पावर 6 ओम। आगे यहां पर लिखा हुआ 1 किलो ओम बराबर, 1 किलो ओम बराबर 1 किलो का मतलब कितना होता है? 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 ओम हो जाएगा। इन सभी में 2 का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, और इसको इस तरीके से देता है और आपको पैमाना बदल के हमको सवाल लगाना पड़ता है। ठीक है, मिली में दिया रहेगा, आपको यहां पर 10 के पावर -3 का गुणा करके ही हल करना होगा। ठीक, इस तरीके से। आगे यह टॉपिक क्या है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को कौन कौन सा प्रभावित कर सकता है? प्रभावित यार कौन प्रतिरोध पर निर्भर करता है, या इस तरीके से। ठीक, तो यहां से इस बार के ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लगातार हर सेट में 2-3 क्वेश्चन थे। तो आज हम सीख पाएंगे यहां पर कि क्या है, और इसका बहुत जबरदस्त लॉजिक क्या है। आगे देखिए, यहां पर क्या है? लंबाई पर डिपेंड। पहला तो याद आपको यह होना चाहिए कि लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे? किसी चालक तार का प्रतिरोध R यानी चालक की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यानी आपको याद करना है तो आप याद रखिएगा कि R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि R जो है L को डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है। क्या बोल रहा है? R L को डायरेक्ट प्रपोज। डायरेक्ट प्रपोज का मतलब यह हुआ कि यहां पर डायरेक्ट प्रपोज कर रहा, यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि लंबाई का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक,
समझ में आया होगा। यानी तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, तार अगर हम इतना छोटा लिए हैं तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, अगर यही तार की लंबाई बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि धारा यहां तक बढ़ के आ रही है, तो इसका विरोध करने के लिए तो उसको भी बढ़ना पड़ेगा ना। आप तो समझ रहे हैं बात कि यहां पर तार ई है तो यहां पर रेजिस्टेंस तो गया, यानी करंट गया और रेजिस्टेंस रोका, यहां तक रोका। अब अगर तार की लंबाई बढ़ जाए तो इसके अंदर तो धारा बहेगी ही, जब धारा बहेगी ही तो इसको, इस वाले धारा को भी रोकने के लिए तो आर पैदा होना चाहिए, क्योंकि यह चालक एक तार का गुण ही है, प्रतिरोध गुण है, क्योंकि वह तार रहेगा तो उसमें आर रहेगा। ठीक, आगे यहां पर हम कह सकते हैं तार की लंबाई अगर घटा देंगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। यह आपका समीकरण 1 है, आपको समझना पड़ेगा। दूसरा किस पर प्रभावित करता है, कौन प्रभावित रहता है, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, यहां पर हम बताए हैं किसी चालक का तार की लंबाई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर एल को क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है, यानी आर एल पर डिपेंड है, न कि यल आर पर डिपेंड है, ऐसा नहीं कहेंगे आप। जो प्रपोज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है ना, तो लंबाई के ऊपर कौन, आर, यानी जितने तार की लंबाई बढ़ेगी उतने ही रेजिस्टेंस तार का बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल पर हम बात करेंगे तो किसी चालक तार का प्रतिरोध आर चालक के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के कैसे है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है। इनडायरेक्टली प्रपोज यानी दूसरे से कह के प्रपोज करना है, यानी इसको हम कहेंगे क्या, इनडायरेक्टली प्रपोज। यानी यहां पर ए का मान जब बढ़ेगा यानी आर का मान क्या होगा, घटेगा। यानी जैसे एग्जांपल में एक तार हम इतना मोटा दे रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ए है, एक तार हम दे देते हैं इतना मोटा तो इसका क्षेत्रफल इतना हो जाता है। तो पूछ सकता है कि किस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो किस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम। क्षेत्रफल इसका ज्यादा है तो प्रतिरोध इसका क्या होगा, कम होगा। इसका क्षेत्रफल कम है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी आर जो है इन दो बातों पर डिपेंड किया, यानी लंबाई और क्षेत्रफल पर। लंबाई डायरेक्टली प्रपोज कर रहा है, इनडायरेक्टली किसको प्रपोज कर रहा है, यानी क्षेत्रफल को। ठीक, ये 2 पॉइंट है, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जब मिला देते हैं तो समीकरण को जब मिलाएंगे तो आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, क्या आता है, एक नियतांक। तो आर बराबर रो इंटू एल बटे ए लिख देते हैं। क्या बोले, R इक्वल रो इंटू एल बटे ए, और रो यहां पर है क्या वास्तव में, तो हम इसका नाम लिख देते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का नाम बोल देते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको बोलेंगे किसको, रो को। क्या बोलेंगे हम इसको, रो बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब यहां ए है तो हमारा ये कैसे तार है, यानी इसका वृत्ताकार एक पार्ट होगा। तो जब वृत्ताकार पार्ट होगा तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां एक जगह हम आगे बढ़ा दिए, क्या, आर बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बटे पाई आर का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हो गया। तो आगे हम बात करते हैं, इसको पहले रब करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम रब करते हैं, फिर इसके बाद हम और फार्मूला तरीके बताते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए आइए देखिए इसमें क्या है कि R इक्वल क्या था, R इक्वल रो इंटू एल बटे क्या था, ए, या तो हम इसको लिख सकते थे R इक्वल रो इंटू एल बटे क्या लिखेंगे हम यहां पर, पाई आर का स्क्वायर। ठीक, अब इस पे सवाल कैसे आता है,
यानी जब सवाल कहेगा कि एक तार का प्रतिरोध क्या है, एक तार का प्रतिरोध कितना दिया है, यानी 4 ओम दिया, इसका क्षेत्रफल क्या है a, इसकी लंबाई क्या है l, बोल दिया सवाल बोला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन बोल दिया कि एक तार है जिसकी लंबाई l, उसका क्षेत्रफल a, उसका प्रतिरोध कितना दिया है 4 ओम। अब कहा कि दूसरा कोई तार है, इसका क्षेत्रफल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसकी लंबाई क्या कर दिया, घटा दिया। तो अब ये पूछ रहा है कि इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, अब इस तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस तरीके से जब सवाल पूछा तब हम क्या करेंगे, तब सवाल इसी तरीके से हम लगा देंगे, यानी R बराबर क्या लिखेंगे, रो इंटू एल बटे क्या लिखेंगे a। जब इतना था तार का क्षेत्रफल a था तो a लिखेंगे, लंबाई l था तो l लिखेंगे, रो तो विशिष्ट प्रतिरोध ना पदार्थ के लिए वो है, पदार्थ की प्रकृति के लिए कि मतलब किस पदार्थ का है, ठीक है, पता चले। तो यानी विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा क्योंकि वो पदार्थ की प्रकृति को बताता है। यानी R कितना दिया है पहले में 4, तो यहां पर लिख देंगे 4 बराबर रो इंटू एल बटे a। इस समीकरण क्या हो जाएगा 1 मेरा। आगे अब इसका हम निकालेंगे तो इसका तो हमको पता नहीं है, तो R डैश मान लेंगे, तो R डैश इक्वल क्या हो जाएगा यहां पर मेरा, यहां पर हो जाएगा रो, तो सेम ही है, वही तार है पदार्थ का। तो यहां पर लंबाई क्या हो गया इसका, लंबाई, लेकिन इसका हो गया क्या बटे, यानी आधा हुआ। तो उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल उसका हम एक जगह क्या लिख देंगे, वहां पर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू एल बटे क्या लिखेंगे a इंटू 1 बटे क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 2 दूना 4, 1 बटे 4 लिख देंगे हम यहाँ पर। आगे R डैश का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि E इतना क्या समीकरण 1 से हम मान देख लेते हैं, तो इतना के इक्वल कितना है 4, तो 4 इंटू क्या लिखेंगे 1 बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी यहां पर क्या किया गया, तार लंबा जितना था उसका रेजिस्टेंस उसी के हिसाब से था, यहां लंबाई में कमी कर दिए, क्षेत्रफल बढ़ा दिए। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम ना होगा। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो कितना कम हुआ, पहले के अपेक्षा प्रतिरोध कितना हुआ 1 हो गया, अब यानी कम हो गया। यानी क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होगा, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटने से प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। ठीक, इस तरीके से कंसेप्ट पे एक सवाल है। इसी में एक और फार्मूला आता है, जैसे हम बता देते हैं कि R बराबर होता है क्या, रो इंटू एल का स्क्वायर कर देते हैं, a इंटू एल कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या कर दिए हम एल का गुणा कर दिए, तो हमारा इतना बन गया। आगे हम इसी को हम लिख सकते हैं क्या, रो इंटू एल का स्क्वायर, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं आयतन लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई या लंबाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पर इस तरीके को हुआ। तो आयतन बराबर इतना है, तो इतना की जगह हम आयतन रख लिए, इतना हो गया। अब भी बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होगा, यानी द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। जब द्रव्यमान बटे घनत्व होता है तो भी के जगह हम इतना रख लेंगे। R इक्वल क्या रखेंगे, रो इंटू एल का स्क्वायर, अब भी के जगह क्या रखेंगे यम अपान डी रखेंगे, तो डी चला जाएगा ऊपर, R इक्वल क्या हो जाएगा रो इंटू एल का स्क्वायर, रो इंटू एल का स्क्वायर, अब बटे आई डी कहाँ चला गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया m, यानी R और द्रव्यमान और घनत्व में रिलेशन यह हो गया, क्योंकि तार है, तार को अगर पिघला दे रहे हैं उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए हमें इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, फाइनली इसका फार्मूला E हो जाता है। ठीक, अब रेजिस्टेंस 2 तरीके से जुड़ते हैं, सीरीज में और क्या है पैरेलल में। क्या है सीरीज में श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का क्या होता है, यानी R इक्वल क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 n तक लिख देंगे हम, यहां पर ऐसे हो जाएगा। ठीक, E है श्रेणी क्रम संयोजन किसका, प्रतिरोध का। प्रतिरोध को जब हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो हमारा यह मिलेगा। जैसे यह सीरीज में बने कैसे होते हैं, तो आपको एक एग्जांपल के तरीके से हम दिखा दे रहे हैं। यानी यहाँ पर E है, यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस तरीके से
यानी इस तरीके से ज्वाइंट है, यानी ए और बी के बीच, ए और बी के बीच यहां पर तुल्य में ये जैसे R1 यहां पर लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, R3 लिखा हुआ है, ऐसे है। और तक हम जोड़ सकते हैं सीरीज में, किसी n तक संख्याओं तक जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें धारा क्या होगा, धारा समान बहेगी। धारा क्या होगा, समान बहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इस बात को हम लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको तो हम रफ कर सकते हैं, रफ कर लेते हैं इसको। अब यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यानी लिखते हैं श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध में धारा समान बहती है, समान बहती है, लेकिन विभवांतर भिन्न विभिन्न होता है। ठीक, इस तरीके से। अब यही चीजें हैं कि अब उसमें क्या होगा, बैटरी का जितना भी वोल्टता होगा वो सभी रेजिस्टेंसों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। और जो बैटरी का जितना धारा निकलती है तो हर रेजिस्टेंस के पास उतना ही धारा पहुंचेगा। यही तो कारण है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो कहाँ बत्तियां लगी होती है, कैसे, यानी झालर, जो शादी विवाह में लगे होते हैं झालर, यानी वहां पर वह उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होते हैं, जो बल्ब अलग अलग होते हैं, तो उनमें धारा समान जाती है, विभवांतर नहीं। तो श्रेणी क्रम संयोजन देखने के लिए मिलता है झालरों में, यानी झालर की जो पहली बत्ती जितनी चमक होगी वही आखिरी भी चमक उतनी होती है, क्योंकि वहां पर क्या है, धारा ही उसको चमक प्रदान कराता है। धारा ही कितना, यानी धारा सभी बत्ती के लिए समान है, तो सभी बत्तियों तक क्या है, चमक एक बराबर रहेगा। लेकिन यही घरों में जो वायरिंग होती है, जो घरों में वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, यानी समांतर में होती है। तो समांतर को जरा हम सीख लेते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, समांतर को थोड़ा ऊपर देखते हैं। ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम, या इसको हम बोल देते हैं क्या, पैरेलल, पैरेलल बोले या समांतर क्रम बोले। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस इस तरीके से रहेगा और ऐसे लगा रहेगा। ठीक, इस तरीके से, यानी ऐसे ज्वाइंट रहेगा, यानी एक दूसरे के क्या है, यहां पर करंट ही प्लस टर्मिनल ही माइनस। हमेशा बैटरी जो जुड़ती है तो प्लस टर्मिनल से करंट बहना चालू होता है और माइनस पर फिर से विलुप्त हो जाती है। यहां पर करंट क्या हो जाएगी, अलग अलग, लेकिन यहां पर फिर से करंट क्या हो जाएगा, सेम। यहां करंट सेम है लेकिन यहां पर बीच में क्या हो जाएगा, अलग अलग, यानी रेजिस्टेंस R1 R2 जोड़ दिए हैं तब के लिए। ठीक, तो यहां पर हम इसका तुल्य प्रतिरोध लिखते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे हम, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 n तक लिख देंगे, यानी जब हम इस तरीके से करेंगे तब। ठीक, यहां पर विभवांतर क्या होता है, इसमें विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है, लेकिन धारा अलग अलग होती है।
हम क्या बताएं, इसमें विभवांतर तो प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है विभवांतर, सभी में विभवांतर सेम जाएगा, पैरेलल में विभवांतर सेम जाता है, श्रेणी में धारा समान होती है। जब विभवांतर में जब समांतर में विभवांतर समान जा रहा है तो करंट यहां पर क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जब करंट समान जा रहा था, जब करंट समान जाएगा बहेगा, तब इसके अंदर विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो घरों में जो हमसे सवाल पूछा जाता है कि घरों में जो वायरिंग होती है वह किस क्रम में जुड़ी होती है, तो घरों में जो वायरिंग होती है वह पैरेलल में जुड़ी होती है, यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम को बोलते हैं क्या, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम या पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ पाए। और रेजिस्टेंस को जो यहां पर हम मात्रक बोले थे, तो यहां पर एक मात्रक भूल गए हम लिखने के लिए, वो बड़ा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या हम इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक क्या है इसका, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। यह केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ, जैसे अगर हम सवाल बोल दें कि एक तार है जिसका अलग अलग सब चीज दे दिया, विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया है कि रो है, दूसरे तार का भी कुछ रेजिस्टेंस और लंबाइयां अलग अलग दे दे, अब पूछे दूसरे तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध एक तार का, एक ही पदार्थ, जैसे सोने का तार है या कॉपर का तार है या एल्युमिनियम का तार है, तो विशिष्ट प्रतिरोध चाहे तार पतला हो चाहे मोटा हो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, उसका सेम होगा, समान होगा। ठीक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। तो ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में हम इतने क्वेश्चन पढ़े और बाकायदे बेसिक चीज़ों को सीखने का प्रयास किए। उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप इसको एक दो बार वीडियो और आप देख सकते हैं, तो आपको हो सकता है कि अच्छे से समझ में आ जाए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप जरूर है कि कमेंट करिए कि सर हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप किसी वीडियो में इसको थोड़ा सा चर्चा फिर से कर दीजिए, तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर और अच्छे से और हम अच्छे तरीके से आपको बता दें। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद सभी लोगों को तहे दिल से। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, दोस्तों, मित्रों, भाई बहन सभी के पास ये वीडियो जाए। और जितने भी कंपटीशन आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस सब कंपटीशन में क्या है, सभी कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इस पर न्यूमेरिकल जब हम लोग हल करेंगे, जब टेक्नीशियन की लोको पायलट की वैकेंसी एकदम आ जाएगी पास में, तब हम न्यूमेरिकल हल करना चालू कर देंगे। ठीक है, अभी तो थ्योरी अच्छे से पढ़ ले, कंसेप्ट सीख ले, कंसेप्ट सीखे रहेंगे तभी हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में समझ पाएंगे, जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तब। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।